स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सीधे चलते हैं जयपुर। सचिवालय कर्मचारी संघ का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद है। तो मैं सोचता हूं कि संवेदनशीलता का सबसे बड़ा उदाहरण यही हो सकता है कि इतनी दूर दराज से जो लोग सचिवालय में एक बड़ी आशा भरी निगाह से आते हैं, हम उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरें। हम सर्वाधिक प्रयास करें कि उनको संतुष्ट करें, उनकी बात को सुने और ऐसी व्यवस्था पैदा करें कि सचिवालय से जब आदमी वापस जाए तो वो संतुष्ट होकर जाए, उसके मन में कोई असंतोष, शंका या ऐसी बात नहीं रहनी चाहिए। यही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हमें हमारी कर्तव्य निष्ठा, हमें हमारी ईमानदारी, हमें हमारी कड़ी मेहनत और हमें हमारे अनुशासन से अपने कार्य को अंजाम देना चाहिए। और मुझे कहते हुए, जैसे कि आप बार बार कह रहे हैं कि परिवार के मुख्य सचिव, लेकिन मुझे ये कहते हुए बड़ा फक्र है और आप सभी लोगों पर गर्व है कि मैं जब भी देखता हूं जिस तरह से मेरे पास जो फीडबैक आती है, बातचीत होती है, लोग बताते हैं, पत्रावलियां मैं देखता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के मंत्रालय कर्मचारियों के वर्ग में भी काम करने की निष्ठा है, एक मन में भावना है कि किसी तरह से हम उसको कार्य को अंजाम तक पहुंचाएं। और हम सब सरकार के कर्मचारी हैं, सरकार के नौकर हैं। हमको सरकार के खजाने से तनख्वाह मिलती है, उस तनख्वाह से हम हमारा परिवार चलाते हैं और इसलिए हमारी ये अहम जिम्मेदारी है कि हम उसका निष्पादन करें, उसका बराबरी का काम दें, ताकि ये व्यवस्था सरकार के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ता रहे। आप सभी जानते हैं कि यद्यपि फैसले अंतिम रूप से तो अफसर प्रोसेस करते होंगे और राजनीतिक रूप से मंत्रीगण या माननीय मुख्यमंत्री महोदय उस पर निर्णय करते हैं, लेकिन उसका जो प्रारंभ है, उसका जो उद्गम है, उसका जो प्रादुर्भाव उद्घाटन है, वो मैं सोचता हूं कि आपके कर कमलों से होता है। बड़ी खबर है इस वक्त की। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर सीबीआई एक्शन में है। 14 राज्य जहां पर सीबीआई का एक्शन दिखा है। 76 ठिकानों पर सीबीआई की टीम ने छापे मारे। अश्लीलता परोसने वाले समूह पर यह कार्रवाई की गई है। सीबीआई ने मामले में बाल दिवस पर एफआईआर दर्ज की। फिलहाल सभी ठिकानों पर दस्तावेजों की जांच हो रही है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं दिल्ली संवाददाता शंकर आनंद। सीबीआई की टीम ने 14 नवंबर यानी कि बाल दिवस के दिन 23 ऐसे एफआईआर को रजिस्टर्ड की है, जिसके तहत जो आरोपी हैं, जो छोटे छोटे बच्चों की तस्वीर को और उसके वीडियो को गलत तरीके से अपलोड करते थे सोशल मीडिया पर, और खासतौर पर उन बच्चों की तस्वीर को अश्लील तरीके से, उसको गलत तरीके से बना करके सोशल मीडिया पर अपलोड करके और उसके बाद उसके परिवार को से उगाही करना और उसके तहत बकायदा पैसे कमाने का धंधा करते थे। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए 23 एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया। और जिस तरह से बकायदा अगर जांच एजेंसी की बात करें तो जांच एजेंसी ने इस मामले में आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 76 लोकेशन पर छापेमारी कर रही है। खासतौर पर 14 राज्यों के अंदर 76 लोकेशन पर छापेमारी कर रही है, जिसके तहत उन आरोपियों के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है और ये जांचा जा रहा, परखा जा रहा है कि इन छोटे छोटे बच्चों का किस तरह से बकायदा वीडियो बनाया जाता था, किस तरह से उसकी तस्वीर का दुरुपयोग किया जाता था, और कहीं न कहीं मामला काफी संगीन बनता है। लिहाजा इस मामले पर 14 नवंबर को ही 23 एफआईआर रजिस्टर्ड किए गए और इस मामले पर छापेमारी की जा रही है। जिस तरह से छापेमारी की जा रही है, छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण सबूत को भी इकट्ठा किया गया है। निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में इस मामले पर कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। वीडियो जर्नलिस्ट योगेंद्र के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 सीबीआई मुख्यालय। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राकेश से। राकेश, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, ये पहली बार एक ऐसी कार्रवाई है जिसमें ऐसी संस्थाएं जो बच्चों के यौन शोषण से या उनके सोशल संबंधित ऐसे जो अपराध करते थे, जिनसे बच्चों का मनोबल कहीं ना कहीं गिरता था, उस पर सीबीआई ने पूरे देश में कार्रवाई की है। 14 राज्यों में 76 ठिकाने हैं। ये वो संस्थाएं हैं जो बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी हुई हैं या उनकी अश्लीलता से जुड़ी हुई हैं। तो इस मामले में सीबीआई की टीमें लगातार अभी जांच कर रही हैं। कई राज्यों में ये कार्रवाई जारी है और चूंकि अभी कार्रवाई की डिटेल ज्यादा सीबीआई नहीं बता रही है, लेकिन कार्रवाई सभी जगह पर जारी है और ऐसे लोग जो बच्चों के अपराध से जुड़े हुए हैं उनके बारे में निश्चित ही इस पूरी कार्रवाई में बड़ा खुलासा हो सकता है। राजस्थान में भी ये कार्रवाई की जद में राजस्थान में क्या क्या चीजें रही हैं, क्या क्या जगह रही हैं?
बिल्कुल, अभी सीबीआई की जो कार्रवाई है वो राजस्थान में लगभग 2 से 3 ठिकानों पर जारी है, लेकिन चूंकि जो संस्थाएं हैं जो वो उनके बारे में अभी सीबीआई ने ज्यादा डिटेल नहीं बताई है और सीबीआई के प्रवक्ता से हमारी बात हुई है। सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच अभी चल रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए एक बार फिर चलते हैं जयपुर। सचिवालय में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। शपथ ग्रहण के और मुझे भी आने का सौभाग्य मिला। इस बार ये प्रोग्राम दिल्ली से शुरू हो रहा है। मुझे लगता है कि आपके इस सुकून भरे शपथ ग्रहण समारोह का जो सुकून होगा वो इतना शानदार होगा कि हमारे जो सरकार का मंत्रिमंडल गठन है पुनर्गठन वो भी अब जल्दी हो जाएगा। लगता है कि आप में कहानी रुकावट। अगर आप पहले करना लेते तो हमारा मंत्रिमंडल पहले ही पुनर्गठित हो जाता। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि आपके सचिवालय कर्मचारी संघ के सुकून को मैं किस रूप में मानता हूँ, ये आप समझ जाइएगा। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अब मुझे उम्मीद है कि अब कोई देरी नहीं होगी, जल्दी हमारा शपथ ग्रहण समारोह पूरा होगा। बाकी बातें तो आपको कह दी हमारे मुख्य सचिव महोदय ने। जो आपका क्या कर्तव्य क्या दायित्व है वो आप निभाते आए हो। आज बहुत बड़ी संख्या में आप लोग बैठे हैं और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी किया है। जब आपसे हमने सीखते हैं तो बाकी लोग भी फिर प्रयास करते हैं। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि जो राजस्थान में जो शानदार प्रबंधन की बात की जाती है उसमें भी पूरे प्रदेशवासियों की आप सबकी जो भूमिका रही है उसके कारण ही ये संभव हुआ कि पूरे राजस्थान का नाम पूरे देश के अंदर हुआ। शानदार प्रबंधन हुआ, लोगों की जानें बची, मृत्यु दर बहुत कम रही, रिकवरी रेट अच्छी थी और भीलवाड़ा मॉडल ने तो प्रदेश का नाम भी ऊंचा किया देश में विदेश के अंदर, क्योंकि वो बहुत ही पहला जो फेज था लहर का उसमें लोग बहुत ज़्यादा चिंतित थे। चिंता ज़्यादा उस वक्त थी क्योंकि पता नहीं लहर आई थी उस वक्त में, तो उस वक्त ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी और वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरी लहर अचानक आई तो पूरे देश में हाहाकार मच गया ऑक्सीजन का भी। मुंबई में, अहमदाबाद में, दिल्ली तक में बेड उपलब्ध नहीं हुए, एम्बुलेंसेज के अंदर इलाज होते रहे, ऐसी स्थिति बनी। आप सबके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से राजस्थान में ऐसी स्थिति नहीं बनने दी और किसी ढंग से वो समय था वो हमने निकाला जो कभी भूल नहीं सकते। अभी मैं कहना चाहूँगा आप सबसे कि आप लोग, क्योंकि सचिवालय में बैठने के मतलब अभी मैंने बताया आपको आर्य जी ने, आपका मैसेज बहुत बड़ा होता है पूरे प्रदेशवासियों के लिए। उसी रूप में आप संदेश देंगे तो तीसरी लहर का जो आशंका थी अभी तक तो लगता है बिल्कुल समाप्त हो गई दिखती है, क्योंकि अब मृत्यु दर 0 के बराबर है, 21 के केस आते हैं। तो पूरे यूरोप के अंदर हालात बहुत गंभीर बन गए हैं। चौथी लहर आ गई वहाँ पर। जर्मनी में तो और भी हालात विस्फोटक हो गए हैं। वहाँ तो सरकार को कानून बनाने पड़ गए हैं जबरदस्ती करने के लिए, वैक्सीन के लिए भी, इलाज करवाने के लिए भी। उसे अंदाज लगा लीजिए कि यूरोपीय मुल्कों में बहुत स्थिति अभी विस्फोटक बनी है। पहले यूके में बनी थी, अब वहाँ थोड़ी रुक गई है। अमेरिका में केस कम हुए हैं, परंतु कई मुल्कों में अभी भी स्थिति खराब है। अनुभव ये भी कहता है कि जब वह लहर आती है यूरोप में, उसके 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद में फिर एशिया में आती है। तो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और पब्लिक को समझाना पड़ेगा यथासंभव भीड़ भाड़ से बचे,
सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाए, सब प्रोटोकॉल निभाएं हम लोग, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप जानते हैं कि राजस्थान वो राज्य जहाँ पर समय पर हम सैलरी देते हैं कि राज्यों को मिलती नहीं है। डीए के अंदर भी हम अग्रणी हैं देश के अंदर। चाहे कोरोना में रेवेन्यू कम हो गई हो, तभी आप देखा होगा कि पिछला बजट जो मैंने पेश किया था, तो पक्ष को भी विपक्ष को भी किसी को उम्मीद नहीं थी कि बजट कोई ढंग का पेश हो पाएगा, क्योंकि बहुत हालात खराब थे उस वक्त में। तो आज सब सचिवालय कर्मचारियों के अधिकारियों के सहयोग से वित्त विभाग में जो बजट बनाने के लिए मंत्रणा की मुझसे, और जो बजट पेश हुआ है उसको हाउस के अंदर पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबने अप्रिशिएट नहीं किया, बल्कि उनको विश्वास नहीं था इस प्रकार का बजट आएगा, और शानदार बजट पेश हुआ। और बजट पेश ही नहीं हुआ। अब जो मुझसे मिलने आते हैं कोई हमारे विधायक गण या कोई, तो मुझे खुशी होती है जब वो कहते हैं साहब जो घोषणा आपने करी थी वो खाली घोषणा नहीं थी, बल्कि हमारे यहाँ तो टेंडर भी हो गए, काम शुरू हो गए, कॉलेज खुल गई, पंचायत समिति नई बन गई है, जो लग गया, जो मांगा उन्होंने मैंने उनको दिया, और बहुत शानदार तरीके से काम चला राजस्थान के अंदर सुशासन का। मैंने पहले ही कहा कि सुशासन देना मेरा सबसे बड़ा ध्येय रहता हमेशा से ही, और वो बिना आपके सहयोग से संभव नहीं है। पारदर्शी जवाबदेही संवेदनशील पैसा तरीके से दें, ये हमेशा हम लोगों ने प्रयास किए, और इसीलिए जनता ने मुझे आप सबके शुभकामनाओं से, आप सबके सहयोग के कारण मुझे राजस्थान में तीसरी बार इस पद पर बैठने का अवसर मिला। ये मैं समझता हूँ कि छत्तीसवीं कौम की जो भावना मेरे प्रति है, प्यार है, मोहब्बत है, विश्वास है, स्नेह है, आशीर्वाद है, उसी कारण से ये संभव हो सकता है। मुझे गर्व इस बात का है कि मुझे आपकी सेवा करने का, प्रदेशवासी की सेवा करने का लगातार अवसर मिला मुझे, और मैंने भी वही फैसले करने में कमी नहीं रखी आपकी। पिछली बार भी आपको याद है, आप सब बैठे महेश जी वगैरह, कि किस प्रकार से जो मांगा आपने, हमने सब मांगे पूरी करी। सरकार बदल गई तो तमाम जो हमारे आदेश थे वो धरे रह गए। हम कभी ऐसा नहीं करते हैं, जो कि पिछली सरकार के वक्त में जो उनकी नीति है उनकी पार्टी की, कि सरकार बदलते ही पुरानी सरकार के सब काम बंद कर दो, मैं वो नहीं करता, क्योंकि काम तो जनता के होते हैं। हम तमाम उन कामों को जारी रखते हैं जो काम पिछली सरकार करके गई है या करती जा रही है, या काम चल रहे हैं, उनको बंद नहीं करते हम लोग। और तो और मैंने सुना वो 250 रुपये जो आपको आपने लिए थे स्टेशनरी के, अब 250 रुपये क्या होते बताओ आपको। 250 रुपये वो बंद कर दिए। मेरी समझ के परे था उस वक्त में भी कि कोई 2,500 होते तो समझ में आता भाई कि करोड़ का बजट होगा। 250 रुपये खाली स्टेशनरी के नाम पर वो बंद कर दिया गया। सुबह रेडियो बोलता दिल्ली में कि डीए बढ़ा दिया गया, शाम को रेडियो बोलता है जयपुर में डीए बढ़ा दिया गया। बोनस के अंदर भी मैंने कमी नहीं रखी, बोनस देने का प्रयास किया, इस बार ही प्रयास किया। मैं चाहूंगा कि बजाय हम लोग जो भी आपके पदोन्नति होती है उसमें हम लोग पूरी रुचि रखते हैं, और कई जगह पदोन्नति बराबर चलती आ रही है। सचिवालय में भी अच्छा स्वागत कक्ष बन गया। मेरी खुद की कल्पना थी, वो मेरी खुद की कल्पना थी कि कम से कम आपसे कोई मिलने आए तो आने के पहले वो परेशान क्यों हो। आप इंतजार करने का भी कोई तरीका होता है, मान सम्मान के साथ में वो इंतज़ार करे, कम से कम वक्त लगे इंतज़ार करने में, पास बनने में। तो मैं समझता हूँ अब अच्छा बन गया है, अच्छे काउंटर बने, सोलर सिस्टम भी आपके यहाँ लग गया है,
एक मैसेज आएगा राजस्थान के अंदर। और मेरी हमेशा मान्यता रहती है कि ह्यूमन फेस, संवेदनशीलता के साथ में मानवीय चेहरा हमारा सामने होना चाहिए, पब्लिक के सामने। वैसे सब कर्मचारी होना चाहिए, पर सचिवालय में बैठने वाले कर्मचारियों का वाला अलग होता है, जैसा भी सीएस कर रहे थे। मैं चाहूँगा कि हम सब मिल करके, हम सब एक परिवार के लोग हैं, हमारे पर 7 करोड़ से अधिक लोगों की जिम्मेदारी है उनकी सेवा करने की, प्रदेश का विकास करने की। इसलिए जो आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, उपस्थित हैं या जो एब्सेंट हैं, उनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा, जो भी आपकी मांगे रहती है, जो सुझाव रहते हैं, उस पर पूरा मैं बड़ा ध्यान रखूँगा। बल्कि एक बात मैं और कहना चाहूँगा आपको, जितनी संघ है हमारे, क्योंकि कर्मचारी संघ भी बहुत बने हुए हैं, शिक्षकों के भी और अन्य कर्मचारी संगठनों के भी, तो कोई तरीका आप सोच के बताओ। मैं चाहूँगा आप 8-10 लोग मेरे पास कभी आएँ, आपके अध्यक्ष जी को मैं कहूँगा कि वो कोऑर्डिनेट कर ले सबको, सभी संघों को। मैं और सीएस और डीओपी वाले हम बैठेंगे साथ में। हम चाहेंगे कि एक बार एक तो संघ आपके जो हैं कोई सिस्टम बने, जिससे कि जो संघ और उसके पदाधिकारी, उनकी बात का वजन बढ़ जाए। अगर संघ इतने होंगे कि किसी को मालूम नहीं कौन संघ कितने हैं, तो फिर कौन क्या कह रहा है मालूम ही नहीं पड़ता। शिक्षक संघ है मेरे ख्याल 15-20 होंगे मेरे ख्याल से, तो 15-20 की बजाय अगर 2-3 ही हो, तो शिक्षकों की क्या समस्या है। अभी सुबह मीटिंग हुई थी शिक्षकों के सम्मान की, तब भी मैंने कहा था, शिक्षा मंत्री दुर्दासा जी ने भी कहा था कि आप इसको देखिए क्या कर सकते हो। तो मैं आपको भी कहना चाहूँगा, जितने भी राजस्थान में कर्मचारियों के अधिकारी में संघ हैं, उनकी ढंग से लिस्ट बन जाए। हम भी चाहेंगे उनके साथ में इंस्ट्रक्शन करें। 2 फायदे होंगे, एक तो उनकी खुद की मांगे, एक तो बात ये, दूसरा उनके माध्यम से जो हमें फीडबैक मिलेगा, वो हमें गवर्नेंस करने में बहुत बड़ा उपयोगी साबित होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली आप का ताल्लुक सीधा जनता से रहता है। जनता क्या सोचती है, क्या काम करना चाहती है, लोकप्रिय मांगे क्या क्या है, पॉपुलर डिमांड क्या है, तो उससे अंदाजा लगता है हमें किस दिशा में जाना चाहिए। कई ऐसे सुझाव आते हैं जो दिमाग में उस वक्त आते हैं जब चर्चा में करते हैं आपस के अंदर। तो एक सिलसिला शुरू करेंगे, उसके बारे में उम्मीद करता हूँ महीना भर के अंदर आप एक बार ऐसी स्थिति पैदा करेंगे जिससे कि हम लोग अलग अलग विभागों के जो मुख्य संगठन हैं उनसे बैठ के बात कर सकें। बाकी आपने जो कुछ पद बढ़ाने की बातें भी की है, प्रमोशन की बात की है, मैं समझता हूँ अब जल्दी बजट पेश होने वाला भी 2-1 महीने में, 2-3 महीने में, तो मैं पूरा ध्यान रखूँगा आपकी भावनाओं का। इतनी बड़ी तादाद में आप आज पधारे, आज आपका शपथ ग्रहण हुआ, मैं उनको सबको बहुत बहुत अपनी ओर से, आप सबकी ओर से मुबारकबाद, बधाई पेश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो जिम्मेवारी उनको मिलेगी और मिली है, उसमें वे खड़े उतरेंगे। और आपके नौजवान अभिमन्यु शर्मा को आपने चुना है, आपको बधाई। और अभिमन्यु शर्मा और आप सब मिलकर के कोई कमी नहीं रखेंगे कर्मचारी संगठनों के बारे में, और जो समस्या उनके बारे में उनको हल करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। ये बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। हर शब्द में एक शास्त्र था, हर वाक्य का कुछ मर्म था। आपका साथ मिला कुछ पल, ये जन्मों का सदकर्म था। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब मैं चलिए बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर है, कल से करतारपुर गलियारा खुलेगा। यात्रा के लिए आरटी-पीसीआर रिपोर्ट, वैक्सीन सर्टिफिकेट जरूरी है। ईटीपीबी चेयरमैन आमिर अहमद ने न्यूज 18 से कहा कि कल 300 लोगों का पहला जत्था गुरुद्वारे के दर्शन करेगा। यात्रा के लिए इंतजाम पूरे कर लिए हैं, ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है। पाकिस्तान में कोविड गाइडलाइंस लागू है, करतारपुर में भी ये लागू है, ईटीपीबी ने ये बताया है। साथ ही ये भी कहा कि सभी जो श्रद्धालु हैं उनका टेम्परेचर चेक होगा
मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी रहेगी। गुरुद्वारा परिसर में लगाई गई सैनिटाइजेशन टनल, गुरुद्वारे पर आरटीपीसीआर करना जरूरी नहीं। सिम्टम वाले यात्रियों को आइसोलेट किया जाएगा। तो कल से करतारपुर गलियारा खुलेगा। देखिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, सभी श्रद्धालुओं का टेम्परेचर चेक होगा। इसके अलावा गुरुद्वारे परिसर में सैनिटाइजेशन टनल भी है। इसके अलावा जो सबसे मस्ट चीज है वो भी जान लीजिए, अगर यात्रा करनी है तो आरटीपीसीआर की रिपोर्ट जरूरी है और साथ ही वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है वो भी जरूरी है। और सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, इस खबर के सामने आने के बाद माफ कीजिएगा, सहयोगी शैलेंद्र वांगू मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, एक तो ये बड़ी खबर है, खुशखबरी है, और दूसरी बात यह कि किस तरह का एटमॉस्फेयर अब दिख रहा है। देखिए स्वप्निल, मार्च 2020 यानी पिछले साल कॉरिडोर को बंद कर दिया गया था क्योंकि देश में लगातार कोरोना के मामले, केसेस बढ़ रहे थे, जिसके बाद सभी लैंड बॉर्डर्स बंद कर दिए गए थे, जिसमें करतारपुर का कॉरिडोर भी शामिल था। लेकिन लगातार पाकिस्तान की तरफ से मांग उठती रही कि इसको दोबारा खोला जाना चाहिए। अब जहां गुरु नानक देव जी की 552वीं जो जयंती है उसके मौके पर सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि लगातार मांग उठ रही थी कि इस कॉरिडोर को दोबारा खोल दिया जाना चाहिए। अब मोदी सरकार ने आखिरकार फैसला लिया है और गृह मंत्री अमित शाह ने आज ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि करतारपुर गलियारा कल से खोल दिया जाएगा, यानी 17 तारीख से दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन अब दिलचस्प बात यह है कि ये उस वक्त हो रहा है कि जब पहले से ही कोविड केसेस कम तो हो रहे हैं लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसे में कोशिश ये थी जानने के लिए जो श्रद्धालु वहां पर यात्रा करेंगे उनके लिए जरूरी है समझना है कि उनको अगर यात्रा करनी है पाकिस्तान की तो वहां के जो गाइडलाइंस हैं, वहां के जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनके अनुसार ही उनको यात्रा करनी होगी। हमारी जो बातचीत हुई थी ईटीपीबी यानी इवैक्यूएट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के जो चेयरमैन है आमिर अहमद, उन्होंने हमको कंफर्म किया है कि जो भी यात्री यहां से करतारपुर की यात्रा के लिए जाएंगे उनके लिए आरटीपीसीआर की रिपोर्ट मैंडेटरी है, जरूरी है और अनिवार्य है, और साथ ही साथ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आप वैक्सीनेटेड होने चाहिए तभी आप यात्रा कर पाएंगे। ये दो अहम चीजें उन्होंने हमको बताई हैं और ये कहा है कि पहला शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।